शेखर को समाज अपने तरीके से जीवन की रीत सिखाना चाहता था, लेकिन बाल शेखर तो स्वतः प्राप्त शिक्षण पर टिका हुआ था। उसकी शिक्षा उससे कहीं विस्तृत क्षेत्र में हो रही थी। पक्षियों को पालने से उसने यह सीखा कि उसके संसार के अलावा भी एक संसार है जिसमें स्वच्छंदता है, विश्वास है, स्नेह है। जिस संसार में वह रह सकता है जो वह वास्तव में है। यही तो बालक चाहता था। न मास्टर से कुछ सीखना चाहता था, न ही स्कूल से। वो तो बस अपने ही चाल में मस्त, अपने तरीके से जीवन जीने की लालसा रखता था। उसके खेल के साथियों में एक लड़की भी थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे फूला कहकर संबोधन करते थे। वह उसके पड़ोस में रहने वाली एक विधवा की लड़की थी। फूला उसके सब खेलों में शामिल होती थी और खेल ही खेल में वे दोनों एक दूसरे के घर में भी प्रवेश कर जाते थे। उसमें बालकोचित पूर्ण स्वच्छंदता थी, किंतु एक दिन उसे घर से आज्ञा मिली कि वह यदि पड़ोस वाले घर में चला भी जाए तो वहाँ कुछ खाए पिए नहीं, कुछ भी ग्रहण न करे, क्योंकि वे छोटी जात के हैं। उसने पूछा कि क्या और लोग भी उनके साथ नहीं खाते? तो उत्तर मिला, नहीं, अच्छी जात का कोई नहीं खाता। तो फिर उनके साथ खेलते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं? तो उत्तर नहीं मिला। उसने फिर पूछा तो उत्तर मिला, सिर मत खाओ, तुम्हें जो कहा जाए मान लिया करो, बहुत बातें मत बनाया करो। बालक चला गया। उस दिन से वह खेल में कुछ अलग सा रहने लगा, विशेषतः जब फूला उपस्थित होती थी। इसलिए नहीं कि वह विशेष आज्ञाकारी हो गया था, केवल इसलिए कि वह चाहता था पहले कोई हल कर लिया जाए, किसी निश्चय पर पहुंच जाया जाए, और इसी के लिए वह खेल में भी सोचता रहता था। देखिए, माँ ने बाल शेखर से कहा कि देखो, फूला के घर में अगर कभी कभार तुम चले भी जाओ तो कुछ खाना मत, ओके, वो लोग नीची जाति के हैं। अब बालक के मन में ये क्या बात है, नई बात, आदमी आदमी में ये क्या फ़र्क है, ये जानने की उत्सुकता जागती है। जैसे आपको पता ही है कि बालक दूसरे छोटे बच्चों जैसा नहीं है। दूसरे बच्चे हो तो क्या करेंगे, माँ ने कहा वहाँ जाकर मत खाओ तो नहीं खाते, बस उससे ज़्यादा वो जिज्ञासु होते ही नहीं हैं। अब ये जो बालक है काफ़ी सोचता है। अब ये सोचता है कि मैं फूला के साथ जब खेल सकता हूँ तो उसके घर में जाकर खाना क्यों नहीं खा सकता। इस समस्या का हल 4-5 हज़ार वर्ष में भी नहीं हो पाया है, किंतु बालक के आत्मविश्वास के आगे 4-5 हज़ार वर्ष क्या चीज़ है। वह काल की गति पहचानता ही नहीं। उसके लिए केवल 2 अवस्थाएं हैं, प्रकाश और अंधकार, जागृति और निद्रा। इसलिए उसके वास्ते काल की गति का अस्तित्व ही नहीं है। उसके लिए है केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष। उन दिनों तक वे घर के भीतर सोते थे, किंतु तब से उन्होंने कोठे पर सोना आरंभ कर दिया, क्योंकि गर्मी आ गई थी। उनके कोठे के साथ ही सटा हुआ उस विधवा के घर का कोठा था और बीच की दीवार भी अधिक ऊंची नहीं थी, अतः उसके और की बातें दूसरी ओर सुन पड़ती थी। बालक जब सोने आता तब कभी कभी फूला का खिलखिलाकर हंसना उस तक पहुंचता और वह समस्या उसके आगे फिर आ जाती। कभी जब वह सुनता, फूला की माँ उसे पुकार कर कहती, फूला आ रोटी खा ले, तब उसे जान पड़ता वे अत्यंत दुखी होकर खाने बैठे हैं, क्योंकि कोई उनके साथ खाने को तैयार नहीं होगा। उसे लगता वे मानो छिप कर चोरी से खा रहे हैं, क्योंकि वे किसी के सामने बैठकर खाने के हकदार नहीं हैं। वह सोचता ये खाना खा कैसे सकती होंगी। वह अक्सर सुनता, खाना खाने के बाद माँ बेटी हंसती खेलती थी, और खेल में एक अंश यह भी था कि कभी कभी माँ बेटी से पूछती, फूला हम लोग कौन हैं, और उसके हंसने पर या पता नहीं कहने पर उसे समझाती, तू कह हम ये हैं, मतलब कि कोई नीची जाति का नाम लेते हैं। बालक ने एक दिन माँ से पूछा था, ये क्या होता है, मतलब कि वो जाति क्या है, जाति व्यवस्था। देखिए, हम
अपने बच्चों में ये जो जहर है हम घोलते हैं बड़े, कि देखो बेटा, हम ऊंची जाति के हैं, वो नीची जाति के हैं। अब ये लड़का नहीं समझ पाता है। और ठीक उसी प्रकार फूला की माँ भी यही सिखाती है कि देखो हम नीची जाति के हैं, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। बेटी को वो सिखाती है। अब बालक के मन में ये कौतूहल जगता है कि ये क्या होता है ये जाति। तो माँ ने उसे बताया था कि एक छोटी जात का नाम है, और फिर अंगूठे से 7 वाले घर की ओर इशारा करके कहा था, ये लोग हैं ना। और उस दिन से बालक सोचा करता, यदि यह छोटी जात है तो वे इसे छिपाते क्यों नहीं। क्या कारण है कि माँ अपनी बेटी को बार बार याद दिलाती है, और माँ के स्वर में अभिमान भी होता है। तो ये लड़का सोचता है कि अगर ये कोई इन्फीरियर बात है, इनकी जाति कोई छोटी है, तो इसमें शर्मनाक कुछ बात है, तो ये माँ क्यों अपनी बेटी को बार बार अभिमान पूर्वक ये सिखाती है कि देखिए हम इस जाति के हैं। बालक के मन में यह प्रश्न ही रहा। वह दूर बैठे उस विधवा की पूजा तक करने लग गया जो इस बात का अभिमान कर सकती है। फूला भी उसके लिए एक पददलित देवी सी हो गई, किंतु उसका उनके घर जाना नहीं हुआ। वह नित्य रात को उनकी हंसी सुनकर सोचता, मैं भी इनके खेल में शामिल हो सकूं, किंतु दिन में वह उस घर के बाहर ही रुक जाता और लौट आता, न जाने क्यों। अब देखिए बालक का मन एकदम से कंफ्यूज्ड हो गया। छोटा सा बच्चा है, दूसरों से ज़्यादा मैच्योर होकर सोचता है, और इसीलिए इस मैच्योरिटी के कारण अब उसे फूला के साथ खेलने में संकोच होता है। उसके घर नहीं जाता, पहले तो निसंकोच जाता था। अब देखिए इसके मन में भी ये एक बात इसके मन में लग गई कि ये लोग छोटी जाति के हैं, ये लोग कुछ इन्फीरियर हैं। आज वह समझता है उस भाव को, आज वह उस भयंकर यंत्रणा का भी कुछ अनुमान कर सकता है जिसे भोग चुकने के बाद ही उस विधवा माँ ने एक स्वरक्षात्मक अस्त्र की तरह यह अभिमान प्राणों में भरा होगा। वह यह भी समझ सकता है कि किस दृप्त अवमानता के भाव से वह फूला को भी यह अभिमान करना सिखाती होगी। आज जब वह जानता है कि इस प्रकार यह समस्या दूर नहीं हो सकती, यह अभिमान अनुचित है, किंतु यह जानकर भी उसकी विवशता से सहानुभूति और संवेदना का अनुभव करता है। आज जब बड़ा हो गया है, वो जेल में बैठा है, जीवन के बारे में उसने बहुत कुछ सीख लिया है, समाज के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, तो अब वो समझ गया है कि क्यों वो विधवा औरत अपनी बेटी को इस प्रकार सिखाती थी। लेकिन वो सभी उसके प्रयास व्यर्थ हैं, ये भी शेखर जान गया है। अपने आप को छोटी जाति का बताना, इसमें अभिमान पूर्वक बताने की कुछ बात ही नहीं है। उसके बहुत दिन बाद की, 20 वर्ष बाद की एक बात मुझे याद आती है। उन दिनों जब मैं भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए, एक दिन ज्येष्ठ की कड़ाके की धूप में मैं और एक और व्यक्ति 20 मील चलकर आए थे। प्यास बहुत लगी थी, पानी कहीं दिख नहीं पड़ता था। हम सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे। अब देखिए ये जो फूला और उसकी माँ का जो एपिसोड था, वो तो उस समय हुआ जब मैं बहुत छोटा था। उसके करीब 20 साल बाद एक इंसिडेंट मुझे अचानक याद आता है। वो क्या था कि मैं उस समय भागा फिरता था आत्मरक्षा के लिए। ब्रिटिशों से लड़ाई का दौर चल रहा था, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए दौड़ रहा होता। तो मेरे साथ एक और आदमी भी था। कड़ाके की धूप थी, हम लोग 20 मील चलकर आए थे, काफ़ी दूर चलकर आए थे आत्मरक्षा के लिए। प्यास बहुत लगी थी, पानी कहीं दिख नहीं पड़ता था। हम सड़क पर चुपचाप चले जा रहे थे। एकाएक हमें सामने आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? अब देखिए मैं और मेरे मित्र 20 मील चलकर, अब देखिए हाँ, हमें काफ़ी प्यास लग रही थी। मैं और मेरे मित्र आत्मरक्षा हेतु 20 मील चलकर पहुँचे थे। तो वहाँ एकाएक हमने देखा कि एक आदमी ऑपोजिट आ रहा है। तो हमने उससे पूछा, क्यों भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? यहाँ पास तो नहीं, वह उधर नदी है, वहाँ होगा। कितनी दूर? यही कोई 3-1 मील है। मुझे एक विचार आया। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो?
उसने एक और इशारा करके कहा, यहाँ पास ही मेरा घर है, उस झुरमुट के पीछे। तो वहाँ तो पानी होगा। नहीं जी। घर में पानी नहीं होगा तो तुम्हारा काम कैसे चलता है? वह चुप। मैंने फिर कहा, चलो पानी पिला दो ना, बहुत प्यासे हैं। अब देखिए, घर में एक मटका पानी तो होगा ही, हर एक घर में होगा, अमीर का हो या गरीब का। तो हम तो काफ़ी प्यासे थे, यानी कि 20 मील चलना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी कड़ाके की धूप में। तो आत्मरक्षा हेतु टेंशन भी था, हमारे अंदर टेंशन भी था, क्योंकि आत्मरक्षा हेतु हम चल रहे थे। तो इतनी प्यास लगी थी। रास्ते में ये आदमी मिला, तो उससे पूछने पर उसने कहा, नदी के लिए तो और भी चलना पड़ेगा। तो पूछ लिया उसका घर कहाँ है, पास है तो ज़रा पानी पिला दीजिए। वह फिर चुप। मैंने कहा, तुम नहीं आते तो न सही, हम वहीं मांग लेंगे, वहाँ कोई है? वह फिर भी चुप, किंतु थोड़ी देर बाद बोला, बाबूजी आप कौन जात हैं? देखिए, पानी मांगा किसी ने, राह चलते हुए व्यक्ति ने, प्यास से तड़प रहा है, पानी मांगा है, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, बाबूजी आपकी जात क्या है? हम जात पात तो मानते नहीं, पर वैसे अगर तुम्हें कोई डर है तो हैं हम ब्राह्मण ही, तुम्हारे बर्तन भ्रष्ट नहीं होंगे। अब देखिए, शेखर कहता है कि देखो, मैं जाति पाति नहीं मानता, फिर भी अगर तुम्हें कोई डर है हमसे कि हम नीच जाति के हैं तो ये सुन लीजिए, हम ब्राह्मण हैं। नहीं, वह बात नहीं, कहकर वह चुप रहा। फिर बोला, आप आगे ही जाकर पी लीजिएगा। अब देखिए, वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए आप ऐसा कीजिए, आगे जा, थोड़ा और आगे चले जाइए, वहाँ नदी होगी, वहाँ से पी लीजिएगा। हमें कुछ आशा हुई थी, मिट्टी में मिल गई। मैंने कहा, आखिर तुम पानी क्यों नहीं पिलाते? तब उसने विवश होकर उत्तर दिया, बाबूजी हम छोटी जात के हैं। हमें क्या शंका हुई थी कि शायद वो ऊंची जाति का है और हमें छोटी जाति का समझकर हमें पानी नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। वो क्या कह रहा है कि वो छोटी जात का है। मैं एकाएक हंस पड़ा। बस यही बात थी, हम जात नहीं मानते, तुम हमारे बराबर हो। अब देखिए, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन शेखर ने एकदम से कह दिया, मैं जाति पाति कुछ नहीं मानता, तुम हमारे बराबर हो, बस हमें पानी पिला दो। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तुम नहीं पिलाओगे तो हम खुद पी लेंगे, बताओ रास्ता किधर से है? नहीं बाबूजी, यह, अब देखिए, वो छोटी जात का है, वो किसी भी हालत में एक ब्राह्मण को पानी नहीं पिलाएगा। मेरे साथी को कुछ क्रोध आ गया, शायद प्यास बहुत अधिक थी। वह बोला, कैसा आदमी है, दिन भर तो मैला ढोता होगा, अब इतनी अकड़ की पानी नहीं पिलाएगा। मैं उसे रोकने ही को था कि वह व्यक्ति एकाएक तनकर बोला, बाबूजी आप हमें जो चाहे समझें, हमारे काम को बुरा मत कहें, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मेरे साथ जो मेरा मित्र था वो भी 20 मील चलकर काफ़ी धूप में काफ़ी प्यासा परेशान था, और उसे तो गुस्सा आ गया कि ये कैसा आदमी है भाई, ये तो दिन भर तो मैला ढोता होगा, मतलब कि नीच काम करता है भाई, नीची जाति का है और पानी भी नहीं पिला रहा, इतना अकड़ रहा है। तो यह सुनकर वो नीची जाति वाला जो आदमी है उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, बाबूजी आप हमें जो चाहे समझें, हमारे काम को बुरा मत कहना, हम ईमान का पैसा खाते हैं। मैंने सोचा, एक साथ ही इतनी दीन विनय और इतना अभिमान, एक तरफ तो इतना विनय, या सर पर मैला ढोते हैं, सभी नीच काम करते हैं, ऊपर से इतना अभिमान। और मैंने सोचा कि यह उचित ही है, हमें पानी नहीं ही मिला, हम आगे चल पड़े। पर यदि सर्वत्र ऐसा ही होता तो भी कुछ बात थी। मैं जानता हूँ कि यह नहीं है। कई जगह ऐसी अवज्ञा, यह आत्माभिमान नहीं है, वहाँ है केवल दैन्य, संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए। झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। अब देखिए, पूरे भारत में जाति व्यवस्था इतनी अधिक फैली हुई है। यहाँ तो देखिए, हम ब्राह्मण जाति के थे और हम इस आदमी से पानी पीने को तैयार थे, ये जानकर कि वो नीची जाति का है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ कई जगह ऐसी अवज्ञा, यह आत्माभिमान नहीं है, वहाँ है केवल दैन्य, संपूर्ण दासत्व।
वहाँ माता पिता अपने बच्चों को क्या बोध कराते हैं कि अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं। अक्सर नीची जाति के माता पिता अपने बच्चों को झुकना सिखाते हैं, दासत्व भाव से झुकना सिखाते हैं। तो ये एक पाठ हुआ, बालक ने सीखा। एक तो फूला की माँ जहाँ अपनी बेटी को सिखाती है कि हम नीची जाति के हैं भाई, अभिमान पूर्वक सिखाती है। और दूसरी तरफ 20 साल बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जब उसने ये जाहिर किया कि भाई हम ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी एक नीची जाति का व्यक्ति इतना अभिमानी निकला कि वो हमें पानी पिलाने के लिए भी तैयार नहीं था। ये एक पाठ हुआ। एक और पाठ, उनके घर में कोई रसोइया नहीं था, यद्यपि एक की खोज बहुत दिनों से हो रही थी। एक दिन एक आदमी आया और पूछने लगा कि रसोइया तो दरकार नहीं है। पूछताछ के बाद उसे नौकर रख लिया गया। शेखर और उसके भाई रसोई घर में नया विधान देखने गए। देखा कि चौका चूल्हा सब धोया गया है और महाराज ने चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ भर दूर चूने से एक लकीर खींच दी है। इस लकीर के भीतर जो बर्तन भी जाता है पुनः धुलकर, और महाराज जब उसके बाहर आते हैं तब भीतर जाते पुनः पैर धोते हैं और एक पैर से उछलकर भीतर जाते हैं ताकि बाहर की छूत भीतर न लग जाए। और महाराज थोड़ी थोड़ी देर बाद बालकों से कहते, इधर मत आना, इधर मत आना। अब देखिए, एक रसोइया आया, एक कुकिंग के लिए एक आदमी आया और उसे इस बात की इतनी चिंता थी, भोजन बनाते वक्त कोई बर्तन अगर कोई घर का आदमी ले लेता है तो एक और बार वो धोता है। मतलब कि वो काफ़ी धर्मपरायण था, एकदम लकीर खींच कर बैठता था किचन में ही। यानी कि जब वो लकीर से बाहर आता था तो जब अंदर जाता था एक बार फिर हाथ मुंह धोता था, एक बार फिर पैर धोता था। बालक देखभाल कर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने एक लकीर खींची और जैसे महाराज को करते देखा था वैसे ही एक पैर पर उछलकर उस पार करने लगे और हंसने लगे। अब देखिए, ये जो छुआछूत की बात होती है या फिर अपने आप को एकदम से पवित्र रखने की जो बात आती है, ये सब जो बड़े लोग करते हैं तो छोटे बच्चे भी उसे देख देख कर सीख जाते हैं, उसका अर्थ तो भले ही न समझ पाएं। जब भोजन का समय हुआ तब एक मुश्किल पेश हुई। अगर परोसने के लिए महाराज आते हैं तब उन्हें मिनट में 10 बार पैर धोने पड़ेंगे और मिनट भर तो पैर धोते ही लग जाता है। तब रोटी बेलेगा कौन, चुपड़ेगा कौन, खिलाएगा कौन। निश्चय हुआ कि महाराज बाहर न आवे, एक भाई ही परोसे और खिलाए। पर जो पात्र एक बार बाहर आ जाए वह फिर भीतर तो जा नहीं सकता। जब 5-7 पात्र इस प्रकार भ्रष्ट हो गए तब बालक को शरारत सूझी। उसने अपने हाथ का पात्र लकीर के पार रख दिया। है यह क्या किया, सारी रसोई भ्रष्ट कर दी, कहकर महाराज उछल पड़े। बालक हंस पड़ा। शिकायत हुई। फिर फैसला हुआ कि महाराज सबको खिलाकर अपनी रसोई फिर करेंगे। जब सब खा पी चुके तब फिर चौका हुआ। महाराज नहाए और अपने लिए खाना पकाने लगे। बालक फिर गया। एक बर्तन उठाकर उसने लकीर के बाहर ही रखा और उसे भीतर धकेलते हुए बोला, महाराज थोड़ा नमक मिर्च इसमें रख देना। फिर शिकायत हुई। बालक से पूछा गया तो बोला, मैंने चौके के भीतर बर्तन नहीं रखा, बाहर ही रखकर धकेल दिया था, चौका कैसे झूठा हुआ। महाराज ने निश्चय किया तीसरी बार खाना पकेगा। तब 2 बज चुके थे। माँ ने कहा 3 बजे चाय तैयार होनी चाहिए और चाय के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें भी। महाराज ने एक लंबी सांस ली। शाम को महाराज ने पहले अपने लिए खाना पकाया। जब खा चुके तब पिता से बोले, बाबू साहब हमसे यह नौकरी नहीं निभेगी, और चले गए। सब लोगों ने भी मुक्ति की एक लंबी सांस ली। महाराज चले गए। कोई ज़्यादा ही जाति व्यवस्था पर विश्वास करते हुए ज़्यादा ही पवित्रता की बात मानने लगता है तो समाज में रहना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इनके यहाँ जो रसोइया आया था वो उसी प्रकार था। कोई बर्तन किसी ने झूठा कर लिया तो फिर वो धोएगा, वो कोई रसोई के बाहर हो गया तो ये फिर पैर धोएगा।
तो ऐसे थोड़े ही होता है, समाज में ऐसा रहना मुश्किल हो जाता है। तो भारतीय जाति व्यवस्था की जो दर्दनाक बातें थी, जो सच्चाई थी, जो नग्नता था, वो बालक ने अपने बचपन में भी देखा। उस समय उसे कुछ पता नहीं था जब फूला की बात हुई थी, जब फूला के घर में न जाने की बात हुई थी, जब फूला के घर से कुछ खाना न खाने की बात हुई थी, लेकिन उस समय वो नहीं समझ पाया। लेकिन 20 साल बाद जब एक नीची जाति का आदमी अभिमानपूर्वक ये कहता है कि मैं आप लोगों को पानी नहीं पिला सकता, तो ये जो जाति व्यवस्था है हमारे समाज में कितनी गहराई में धंसा हुआ है, लोगों के मन में कितनी गहराई से उतरा हुआ है, ये बालक शेखर बिना कोई स्कूल में गए ही समझ गया। जीवन की परिस्थितियों से समझ गया, जीते जीते समझ गया, समाज में रहते रहते ये समझ गया कि आदमी को जात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या क्या पागलपन लोग दिखाते हैं ये भी बच्चा समझ गया। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए। शीघ्र ही बालक शेखर की ज़िंदगी की इस प्रकार की दिलचस्प बातों से हम और वाकिफ़ होंगे। तो जुड़े रहिए, मस्त रहिए।